फ्रेंड्स, BA थर्ड ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट, जिसका कि नेम है मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, जिसमें आज मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ लिबरलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। शिक्षा में उदारीकरण का क्या अर्थ है, इसके विषय में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। ओके, तो क्योंकि आप पेपर क्या पढ़ रहे हो, आधुनिक प्रवृत्तियाँ, किसमें? शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो उदारीकरण का है। तो उदारीकरण शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसके विषय में जानना ज़रूरी है। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ बताना है मैं आपको उदारीकरण क्या है। ओके, सबसे पहले इसके लिए हमें उदारीकरण का अर्थ जानना आवश्यक है कि उदारीकरण होता क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करती हूँ बताना आपको उदारीकरण। पहले आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। उदारीकरण शाब्दिक अर्थ को समझिए। उदार होना, आई थिंक उदार होना आप जानते हैं कि उदार होना होता क्या है, लेकिन शिक्षा में उदार होने से क्या अर्थ है, शिक्षा में उदारीकरण का क्या अर्थ है, क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा में उदारीकरण से तात्पर्य। उदारीकरण से तात्पर्य भारत में कुछ निश्चित सुधारों व नीतियों को शिथिलता प्रदान करने से है। ओके, किसमें? भारत में कुछ निश्चित जो सुधार होने चाहिए शिक्षा में, व नीतियाँ जो भी बनाई गई हैं उनको शिथिलता यानी उनमें कुछ उदार होने की ज़रूरत उससे है। मूल रूप से उदारीकरण का प्रत्यय आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मूल रूप से उदारीकरण का अर्थ क्या है? आर्थिक उदारीकरण यानी धन से संबंधित, वित्त से संबंधित उदारीकरण, जिसमें जो है धन या वित्त से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उसमें उदारीकरण को दिखाना, ये चीज़ आती है। ओके, तो के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? आर्थिक उदारीकरण में। भारत आर्थिक रूप से उदार होते हुए भी यहाँ की शिक्षा प्रणाली उदार नहीं है। आप जैसा जानते हो कि भारत एक विकसित देश है लेकिन विकासशील नहीं है। ठीक है, साथ ही आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली भी अन्य देशों की तुलना में निम्न है। इस शिक्षा प्रणाली को और अधिक उदार बनाने की ज़रूरत है और अधिक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा उत्तम नहीं है। मतलब जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा है वो बहुत अधिक उत्तम नहीं, इसमें और ज़्यादा उदार होने की आवश्यकता है। सरकार स्वयं से पूर्ण नियंत्रण भी नहीं होना चाहती है। इसका एक और कारण है कि जो भारत सरकार है, हमारे देश की सरकार है, वो शिक्षा पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण नहीं होना चाहती है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली संबद्धता के स्वायत्तता के अभाव से ग्रसित है। साथ ही भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, स्पेशली इन उच्च शिक्षा प्रणाली की बात कर रही हूँ। भारत की जो उच्च शिक्षा प्रणाली है वह स्वायत्तता यानी ऑटोनोमस के अभाव से भी ग्रसित है और सरकार इस पर से अपना पूर्ण नियंत्रण खोना नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि कुछ बहुत नियंत्रण उच्च शिक्षा पर सरकार का भी होना चाहिए, जिससे कि है सरकार भी शिक्षा पर नियंत्रण कर सके। और इसमें लचीलेपन का अभाव भी है। उच्च शिक्षा की वास्तविक कमजोरी इसके संगठनात्मक ढांचे में ही है। मीन्स जो उच्च शिक्षा की कमियां या समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उसमें जो इसकी वास्तविक कमी है वो है इसका ढांचा, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ही नहीं सही है, स्वायत्तता होना नहीं चाहती, सरकार पूर्ण नियंत्रण खोना नहीं चाहती है। इस तरह के कई सारे जो हैं चीज़ें हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं। आज के विश्वविद्यालय की आधारभूत समस्या वह है कि वह सभी लोगों तक उच्च शिक्षा का लाभ नहीं पहुंचा पा रही। यहाँ पर बात उच्च शिक्षा की हो रही, लेकिन अगर हम
प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देखें तो वह भी सभी लोगों तक सुलभ नहीं हो पा रही है, तो उच्च शिक्षा तो दूर की बात रही है। ओके, अब हमारे भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए भी कई सारे अभियान चलाए हैं, लेकिन इसके बाद भी आज हम जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उच्च शिक्षा का लाभ कहाँ से पहुँच जाएगा, ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि उच्च शिक्षा जो है सभी देशवासियों तक, सभी हमारे जो युवा वर्ग हैं उन तक तो एटलीस्ट पहुँचे ही पहुँचे। और यही कारण है कि भारत में संसार के लगभग 50% लोग, कितने परसेंट लोग, 50% लोग निरक्षर हैं। ओके, मीन्स पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि विश्व की जनसंख्या का केवल 17% ही भारत में है। दैट मीन्स कि भारत में जो निरक्षरों की संख्या है वो संपूर्ण विश्व की 17% अकेले भारत में ही है। भारत में 17% लोग निरक्षर हैं संपूर्ण विश्व की तुलना में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में साक्षरता की स्थिति क्या है और इसमें कितना अधिक सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने चाहिए। इसी तरह से उदारीकरण के संदर्भ में भारत में शिक्षा नीति 2009 के अनुसार भारत में शैक्षणिक संस्थान केवल ट्रस्टों, चैरिटेबल कंपनियों द्वारा ही खोले जाते सकते हैं, परंतु उनसे प्राप्त होने वाले लाभ को पुनर्निवेशित किया जा सकता है। और चूँकि भारत में विदेशी जो संस्थान हैं उनको भी, कुछ ऐसे संस्थानों को भी खोलने की कोशिश की, प्रयास किया गया, लेकिन चूँकि शिक्षा में उदारीकरण था तो इससे क्या होगा, उदारीकरण के द्वारा जो विदेशों में छात्र बस जाते हैं, जाकर विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वो शिक्षा अगर यहीं पर सुलभ होगी तो इस तरह से जो शिक्षा पर व्यय होने वाला धन है वो अपने देश में ही रहेगा, ना कि विदेशों में जाएगा। ओके, तो इस तरह से उदारीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं। उन प्रभाव में पहला देखते हैं कि शिक्षा में उदारीकरण का क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाई पड़ा है, क्यों शिक्षा में उदारीकरण का कॉन्सेप्ट रखा गया कि शिक्षा में उदारीकरण क्यों होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो है आपका वो है, उदारीकरण द्वारा देश की वित्तीय व्यवस्था में सुधार होगा, जिसमें अनुसंधान आधारित कैरियर बनाने में सुविधा होगी और भारतीय शिक्षकों व छात्रों के भविष्य के लिए यह सुखद परिणाम देगा। कैसे वित्तीय सुधार होगा इसके विषय में बात करती हूँ। वित्तीय सुधार इस तरह से हो सकेगा कि आप जैसे जानते हो कि भारत में जो कई छात्र हैं वो अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाते हैं, तो विदेशों में ना जाकर अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, उत्तम होगी, तो वही छात्र विदेशों में नहीं जाएंगे बल्कि भारत में ही अपनी शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाएंगे। इसमें साथ ही अनुसंधान आधारित जो कैरियर है उसको बनाने में सुविधा होगी। भारतीय शिक्षक और छात्र दोनों के भविष्य के लिए सुखद परिणाम देगा, क्योंकि दोनों का ही, जब भारतीय शिक्षक छात्र यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो शिक्षकों को भी उससे बढ़ावा मिलेगा और शिक्षकों की नियुक्ति होगी, बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। इस तरह से भारत में उदारीकरण के द्वारा वित्तीय व्यवस्था में बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये तो पहला इसका एक बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया जिसे कह सकते हैं हम। दूसरा, ऐसे शिक्षकों की प्रतिपूर्ति सेवाओं व शैक्षणिक संस्थानों की आपसी प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करेगी कि वे शिक्षा पर अधिक अधिकार नहीं लेंगे। मीन्स जब ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे तो उनमें जो आपस में प्रतिस्पर्धा होगी वह यह सुनिश्चित कर लेगी कि वे शिक्षा पर अधिक अधिकार नहीं लेंगे, उस पर गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत अधिकार होना चाहिए, और इस तरह से कि जो प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी अच्छे वे में एक सकारात्मक दिशा की ओर जाएगी। द नेक्स्ट इज भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे मुख्यतः सेवा आधारित उद्योग,
में सशक्त किया गया है। शिक्षा में उदारीकरण के द्वारा तेजी से आर्थिक स्रोत प्राप्त होंगे। आप समझ रहे हो, जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? सेवा आधारित उद्योग पर। उसमें इसको सशक्त किया गया है। जब शिक्षा में उदारीकरण आएगा तो उससे आर्थिक स्रोत भी प्राप्त होंगे, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा यहाँ पर भी उपलब्ध होगी तो विदेशों के छात्र यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करेंगे, जिसके द्वारा इसमें बहुत ही अच्छे व सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ेंगे। द नेक्स्ट इज हजारों भारतीय छात्र जो विदेशों में लगभग प्रति वर्ष 5 से 10 लाख रुपए खर्च कर अध्ययन करते हैं, वह हजारों की संख्या में जो विदेश छात्र विदेशों में बस जाते हैं। उदारीकरण द्वारा भारत की इस मानव पूंजी की बचत होगी। ओके, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की चाह में जो रिच फैमिली के बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वे विदेशों में बस जाते हैं और वहाँ पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करके वहीं पर सेटल भी हो जाते हैं। तो इसके द्वारा देखा जाए तो मानव पूंजी भी जो होती है वो वहाँ पर रह जाती है, साथ ही जो आर्थिक व्यय होता है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो भी चरमरा जाती है, चूँकि जो छात्र पैसा या धन जो है वो यहाँ पर उसको खर्च करना चाहिए, जिससे यहाँ पर यानी हमारे भारतवर्ष में शिक्षा में विनय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, वह विदेशों में जाता है धन। तो इस तरह से मानव पूंजी साथ ही धन पूंजी, ओके, दोनों की ही बचत होगी उदारीकरण के द्वारा। ओके, तो इस तरह से ये शिक्षा में उदारीकरण के ये कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं जो कि देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका शिक्षा में उदारीकरण खत्म होता है चैप्टर। मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।